नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज सीईटी का विज्ञापन आया है, विज्ञप्ति आई है। सीईटी मतलब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, समान पात्रता परीक्षा। इस पर अपन एक वीडियो पहले ही 2 महीने पहले लगभग बना चुके हैं। सीईटी क्या है, इसमें कैसे एलिजिबल होंगे, कैसे होगा सब कुछ। आज का ये वीडियो किस लिए खास है और इसमें क्या चीज देखेंगे, मैं सीधी सीधी वो चीजें आप लोगों के लिए मार्क करके लाया हूं जो सीधा आपको ध्यान देना है। अब फॉर्म कैसे भरे जाएंगे और फॉर्म में क्या चाहिए, ओटीआर वाला सिस्टम है, एसएसओ आईडी से भरे जाएंगे, इन सब पे अपन बात नहीं करेंगे। इसके लिए मैं टेलीग्राम पे यही विज्ञप्ति साझा भी कर दूंगा, जो हाईलाइटेड की हुई है वही, और आपको जो है विज्ञप्ति का अध्ययन कर लेना चाहिए, इसमें सारी बातें लिखी हुई होती है। इसके अलावा इसकी तैयारी कैसे करनी है, सिलेबस एनालिसिस, एग्जाम डेट इसमें दे रखी है, वो उसके अकॉर्डिंग तैयारी, और सिलेबस कहां से कैसे कवर होगा, क्या कोचिंग की आवश्यकता है या नहीं है, इसको कैसे निकाल सकते हैं, इन सब बातों पे ये वीडियो रहेगा। ठीक है, तो साथियों समय को गवाए बिना ही अपन सीधा ही शुरू करते हैं। आप लोगों को जैसा पता है आज जो है साथियों स्नातक स्तर की, ठीक है ना, ग्रेजुएशन लेवल की इस विज्ञप्ति को निकाला गया है, जो आज की ही डेट में निकाली गई है। इसमें क्या है साथियों कि ये जो 8 एग्जाम दे रखे हैं, ठीक है ना, ये 8 एग्जाम दे रखे हैं, इनके अंदर इसके लिए इसकी जो परीक्षाएं होगी उनके लिए आपको पात्र होने के लिए ये परीक्षा क्लियर करनी जरूरी है। यानी कि ये एक पात्रता परीक्षा है, या इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये पात्रता परीक्षा पास करने पर ही ये नौकरी पालोगे, ऐसा नहीं है, लेकिन एक तरह का फिल्टर लगा दिया है, यूं समझ लो। आप सीधा ही या तो आप ग्रेजुएशन देके सीधी ये परीक्षा देके और फिर कट ऑफ में शामिल हो जाते थे, यहाँ पे अब ऐसा नहीं है। अब आपके लिए एक फिल्टर लगा दिया है, इस फिल्टर को क्लियर करने के बाद फिर आप जो इनकी वैकेंसी आएगी उनके लिए एग्जाम दे सकते हैं। जैसे अब रीट में हुआ, रीट क्या थी, पात्रता परीक्षा थी, और अब रीट मेंस कर दिया, प्री और मेंस हो गया, यानी कि वो अध्यापक भर्ती परीक्षा है। उसी तरीके से ये भी एक फिल्टर लगा दिया है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी आपके पास में पात्रता है या नहीं है तभी आप इसके लिए बन सकते हो। अब देखो इसमें जो है साथियों जो सेवाएं हैं, देखो राजस्थान होमगार्ड अधीनस्थ सेवा के अंदर प्लाटून कमांडर, ठीक है, राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सिंचाई सेवा के अंदर जिलेदार और पटवारी। जिलेदार के इसमें पद नहीं आए हैं, पटवारी के आए हैं, अभी मैं बता दूंगा कितने किसके अंदर पद है, वो भी आया है इसके अंदर। राजस्थान अधीनस्थ सेवा लेखा के अंदर कनिष्ठ लेखाकार के पद है। राजस्थान राजस्व लेखा अधीनस्थ सेवा के अंदर तहसील राजस्व लेखाकार के पद है। राजस्थान महिला अधिकारिता के अंदर पर्यवेक्षक सुपरवाइजर वाले ये पद है महिला अधिकारिता के अंदर। राजस्थान एकीकृत बाल विकास अधीनस्थ सेवा के अंदर साथियों पर्यवेक्षक के पद है, और राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा के अंदर उप जेलर के पद है, और राजस्थान समाज कल्याण अधीनस्थ सेवा में छात्रावास अधीक्षक ग्रेड द्वितीय। इन सब के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, और उसकी डेट वगैरह सब कुछ आज रखी है। एग्जाम फॉर्म कब भरे जाएंगे वो भी बता रखा है, और सारा ही। इसके अलावा ज्यादा जैसे डिटेल, पूरी डिटेल जाननी तो इसके लिए अलग से वीडियो पहले ही बना चुके, तो इस पे बात ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। मैं सीधा मुख्य मुख्य बिंदुओं को बताऊंगा आपको, जो मैं हाईलाइट ऑलरेडी करके लेके आया हूं, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखना जो मुख्य मुख्य बिंदु है वो, बाकी मैं विज्ञप्ति पूरी शेयर करूंगा आप लोगों को। कई लगता है कोई भी जैसे आयु से संबंधित है या शुल्क से संबंधित है, या तो वो आप खुद अपने स्तर पे देख सकते हो। और ये एग्जाम दे रहे हो यानी कि आप इस लेवल के तो हो कि विज्ञप्ति पढ़ के आप समझ सको इन चीजों को। यहाँ पे देखना साथियों, ये बात स्पेशल मेंशन कर रखी है कि समान पात्रता परीक्षा में उपस्थित होने तथा स्कोर अर्जित कर लेना मात्र ही उसे नौकरी की गारंटी नहीं देगा। भाई कभी ऐसा नहीं हो जाए कि आप जो है इसमें जो है टॉपर बन गए, और टॉपर बनने के आधार पे ये कह दो विभाग को जाकर कि साहब जी मैं तो है टॉप कर लिया है, मन आ नौकरी दो। तो उन्होंने क्लियर कर रखा है कि ये पात्रता पास कर लेना मात्र जो है स्कोर आपने अर्जित कर लिया, इसका मतलब ये नहीं कि नौकरी गारंटी आपको ये है कि अब आपको नौकरी दी जाएगी। ठीक, ये चीज यहाँ पे हो गई क्लियर। यानी कि फिर क्या है, अभ्यर्थियों को भर्ती एजेंसी द्वारा संचालित लिखित परीक्षा, बाद में परीक्षा होगी, साक्षात्कार होता है अगर, या दोनों होते हैं तो आवश्यक रूप से उपस्थित होना होगा, उसे अर्हित करना होगा, यानी कि उसे भी क्लियर करना होगा। उसके लिए जो भी अलग से विज्ञप्ति निकाल के जो भी मानदंड रखे जाएंगे उनको भी आपको प्राप्त करना होगा। ठीक है, यानी कि सुसंगत सेवा नियमों में अधिकथित अन्य कसौटी भी पूर्ण करनी होगी, यानी जो भी रखा जाता है इसके बाद में विज्ञप्ति निकालकर वो आपको करनी ही करनी है। ठीक है, अब देखो समान पात्रता परीक्षा में सम्मिलित सेवाओं के पदों पर भर्ती के लिए अलग से भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। अलग से भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, यानी कि ये तो आपको क्लियर करनी ही है। यदि आपके पास में ये क्लियर है तब आप अलग से जो भर्ती आएगी
उसके लिए पात्र है, ये होना जरूरी है, तभी उसके लिए पात्र है, नहीं तो उसमें फॉर्म भी आपके भरने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, इन शॉर्ट जो चीज ये है। अब देखो, समान पात्रता परीक्षा वर्ष में कम से कम एक बार आयोजित की जाएगी, कम से भी कम एक बार तो आयोजित की जाएगी, हो सकता है विभाग की इच्छा पर 2 बार भी करें। ठीक है, लेकिन समान पात्रता परीक्षा का स्कोर जो है साथियों, वो ध्यान रखना परिणाम की दिनांक से 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। मैं देखता हूं ऐसी काफी सारी चीजें जो है विद्यार्थी बार बार कहीं ना कहीं पूछते रहते हैं, तो आप पहले विज्ञप्ति को ही पढ़ लिया करो पूरा, तो आपको कहीं किसी एनालिसिस की जरूरत नहीं पड़ेगी, वैसे न मेरी पड़ेगी न किसी अन्य की पड़ेगी, क्योंकि सारी चीजें एक एक चीज दे रखी होती है। यानी कि जब परिणाम आ जाएगा, उस परिणाम की दिनांक से 1 वर्ष के लिए आप लोगों के लिए ये सर्टिफिकेट मान्य होगा, तब ये अगर इनमें से कोई भर्ती निकलेगी वापस, उसके लिए आप फॉर्म भर सकते हो और उसकी एग्जाम होगी, उसको कट ऑफ में तो आपको आना ही आना है। ठीक है, ये था एक मुख्य बिंदु। इसके अलावा आप और ध्यान दे देना, सारे मैं नहीं बताऊंगा, मैं जो मुख्य मुख्य है वही बताऊंगा आपको। अब देखो इसमें क्या होगा, ये चीज और ध्यान देने लायक है, ये मैंने हाईलाइट यहां कर रखी है, अंडरलाइन। देखो, भर्ती एजेंसी यह विचार करेगी कि समान पात्रता परीक्षा जो स्नातक स्तर की है उसमें उल्लिखित पद, जितने पद उल्लिखित है अभी आगे बताऊंगा मैं, इसमें पद दे रखे हैं, उक्त श्रृंखला में उन समस्त अभ्यर्थियों को जो वही अंक अर्जित करते हैं जो भर्ती एजेंसी द्वारा किसी निम्नतर श्रृंखला के लिए नियत किए जाए समान पात्रता परीक्षा। नहीं, ये देखो, ये जो उल्लिखित है ना, ये वाली लाइन है, विज्ञापित रिक्तियों की कुल संख्या के 15 गुना अभ्यर्थी, जितने विज्ञापित रिक्तियां हैं, वैकेंसी आई है, मैं बताऊंगा अभी, उसके 15 गुना अभ्यर्थी जो है यहाँ पे एलिजिबल होंगे। ठीक है, एलिजिबल होंगे, इस प्रकार विज्ञापित रिक्तियों के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे। यानी इसके बाद में जो भर्ती आएगी ना वापस, उसके लिए 15 गुना, इसमें जितने दर के उसके 15 गुना इसके लिए पात्र होंगे। ठीक है, लेकिन इसमें जो है साथियों, इन श्रृंखला के में उन समस्त अभ्यर्थी को जो वही अंक अर्जित करते हैं, यानी कि एक न्यूनतम अंक का दे दिया इनके कि इस अंक वाले सारे एलिजिबल है। अब काफी सारे अभ्यर्थी जो है 15 गुना से ज्यादा भी हो सकते हैं कि वो निम्नतम जो मानदंड रखा है कि भाई कट ऑफ निकालिए, ये है इसकी सीईटी की, तो उसमें जितने अंक है तो वो सभी अभ्यर्थी पात्र होंगे। ठीक है ना, ये वाली चीज इसके लिए बताई गई है। ठीक है, एक ये चीज ध्यान देनी है। चलिए अब मैं आगे लेके चलता हूं आपको, और जो चीजें समझनी है, बाकी ये ओटीआर वाला सिस्टम होगा वगैरह, ये सब आप पढ़ लेना, टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा। ठीक है, आवेदन में सुधार हेतु पत्र व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाए, ये पढ़ लेना पे। फॉर्म भरते समय जो है आप गलत जानकारियां डाल देते हैं, फिर परेशान होते हैं, तो सबसे बड़ी चीज है फॉर्म भरते समय धैर्य रखा करें। ज्यादातर मतलब मैं देखता हूं वे इधर उधर फिर वही लोग पूछते हैं जो उस समय धैर्य नहीं रखते हैं, और उस समय वो जल्दबाजी में गड़बड़ कर देते हैं। परीक्षा शुल्क से संबंधित दे रखा है, ठीक है ना, ये सामान्य वर्ग क्रीमिलियर और ये 450, 350, 250, और देख लेना कैटेगरी के हिसाब से दे रखा है, आय वगैरह सब बता रखी है इसके अंदर। अब ये जो चीजें है साथियों, जो पद जो आए हैं आप लोगों के, ठीक है ना, वो पदों की संख्या ये आई है। ठीक, अब देखो इसमें गृह रक्षा विभाग के अंदर प्लाटून कमांडर के पद आए हैं 43। ठीक है, जिलेदार के पद मैंने कहा नहीं आए, पटवारी के पद आपके आए 272, कनिष्ठ लेखाकार के आए 1923 पद, तहसील राजस्व लेखाकार के 198, पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता के 176, ये पर्यवेक्षक के नहीं आए, उप जेलर के 49 है, और छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड के 335। ठीक, ये है पदों का विवरण जो इस वैकेंसी के अंदर आए। अब देखो विभागवार एवं सेवावार रिक्त पदों की संख्या में मुख्य परीक्षा के समय कमी या बढ़ोतरी की जा सकती है, इसमें भी कमी भी की जा सकती है, बढ़ोतरी ये लाइन विज्ञप्ति में शामिल होती ही है। राजस्थान अधीनस्थ एवं लिपिक वर्गीय समान पात्रता नियम 2022 एवं समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर में शामिल पदों से संबंधित सेवा नियमों में किया गया कोई भी संशोधन को मान्य किया जाएगा। ये चीजें जो है ये रखते हैं हमेशा, ताकि कोई ऑब्जेक्शन वगैरह लगे तो उस समय ये बेनिफिट में रहे। तो ये है, ठीक है। अब देखो इसके संबंध में निर्देश है, ये निर्देश आप अपने स्तर पे जिन जिन के काम के हो वो पढ़ लेना, यहाँ पे अपन समय नहीं गवाएंगे। और ये आयु सीमा के अंदर किस किस को छूट दे रखी है और वो सारी चीजें यहाँ ये इस कॉलम के अंदर बताई गई है, ठीक है। मैं आपको मुख्य बिंदु पर ले जा रहा हूँ सीधे ही, ताकि अपने जो आपका समय भी बच जाए और सीधे ही मुख्य बिंदु जो ध्यान देना है वो, क्योंकि पूरी डिटेल तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, तो वही चीज बार बार बताने से मतलब नहीं। ये है अब आपके मुख्य बिंदु। देखो यहां यानी कि आवेदन एवं परीक्षा शुल्क जमा कराने और ऑनलाइन आवेदन भरने की अवधि कब भरे जाएंगे फॉर्म, वो चीज है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 22/9/2022 से 21/10/2022
यानी यही दिनांक यहाँ 22/9/2022 से 21/10/2022 को रात्रि 12 बजे तक है, ठीक है ना। 23:59 देर का 12 बजे तक बोर्ड की वेबसाइट पर भरे जाएंगे और इसके उपरांत लिंक निष्क्रिय हो जाएगा। आवेदकों को सलाह दी जाती है ऑनलाइन आवेदन के अंतिम दिनांक का इंतजार किए बिना सीमा के भीतर। ये चीज तो मतलब ध्यान आपको रखनी चाहिए, बहुत जने अंतिम डेट तक जाते, जाना नहीं चाहिए। हाँ, स्टार्ट के भले आप 8-10 दिन छोड़ दो यदि कोई इसमें समस्या है या ये कोई सुधार करते तो, बाकी आप जो है मिड टाइम में जरूर भर दिया करो, ताकि आप न तो सर्वर वाली समस्या से परेशान हो और न आप मानसिक इतने रूप से परेशान हो कि मेरा फॉर्म ही नहीं भरा गया, रात रात वहां पे झगड़ा करना और सारी। तो समय से फॉर्म भर देना, क्योंकि बाद में डेट बढ़े नहीं बढ़े, डेट बढ़ने की तो सोचना ही नहीं चाहिए एक अभ्यर्थी को। अब परीक्षा कब होगी? समान पात्रता परीक्षा साथियों दिनांक 6/1/2023। ये बहुत अच्छी चीज है कि परीक्षा की दिनांक विज्ञप्ति के अंदर दे रखी है, तो विद्यार्थी एक टारगेट लेकर चलते हैं कि हमें इस दिनांक तक ये सिलेबस कवर करना है। तो 23 जनवरी 2023 से 6 जनवरी 2023 से 9 जनवरी 2023 के मध्य आवंटित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित करवाई जाएगी, ठीक है ना। 6 जनवरी 2023, 6 जनवरी से 9 जनवरी के मध्य ये परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी, ठीक है। यानी कि जनवरी के आपके प्रथम पखवाड़े के अंदर परीक्षा है और उसके अनुसार आपको तैयारी करनी है। 4 महीने लगभग समय है, ठीक है ना। बोर्ड के पास परीक्षा दिनांक एवं स्थान परिवर्तन करने का अधिकार, चलिए ये वापस पहले वाली वो फिक्स लाइन होती है इनकी। यदि परीक्षा 1 से, ये देखो ये लाइन आजकल हर विज्ञप्ति में आने लग गई है। कारण ये है क्योंकि अलग अलग डेट पर एग्जाम करवाए जा रहे हैं। अपन ने देखा है, रीट पात्रता परीक्षा में भी देखा है और पटवारी के अंदर, ग्राम सभी में देखा है लगभग, ठीक है ना। तो ये क्या है, यदि अलग अलग चरणों में परीक्षा आयोजित की जाती है तो समानीकरण यानी नॉर्मलाइजेशन की कार्रवाई की जाएगी। की जा सकती है भी नहीं लिखा है, की जाएगी लिखा है, यानी कि बहुत ज्यादा संभावना, यानी की जाएगी। अलग अलग डेट पे है तो समझो कि नॉर्मलाइजेशन होगा। और नॉर्मलाइजेशन में क्या फॉर्मूला लगेगा, किस हिसाब से होगा, कैसे रिजल्ट आएगा, कैसे नहीं आएगा, ये न आप जान सकते हो ना हम जान सकते हैं। ये तो सीधा आता है तभी पता चलता है कौन सा फॉर्मूला लगाया कौन सा नहीं लगाया, किसी को कोई पता नहीं चलता। जो कमेटी बनती है वो निर्णय लेती है, उसके अनुसार ही वो आ जाता है। सीधी सी बात कह रहा हूं, ठीक है ना। चलिए, ये नॉर्मलाइजेशन वाली बात होगी, तो ये ध्यान देने लायक जो बात थी मैंने आप लोगों के लिए हाईलाइट कर दी है, ठीक है। अब देखो ये चीज इसलिए मैंने मार्क की है कि यहाँ पे ध्यान रखना, कई सारे विद्यार्थी फॉर्म भर के भूल जाते हैं, उसके बाद में परेशान होते हैं और फिर बाद में इधर उधर पूछना कि सर ये नहीं आ रहा वो नहीं आ रहा। तो देखो यहाँ स्पेशल दे रखा है कि आवेदक अपना प्रवेश पत्र वेबसाइट से प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र क्रमांक एवं जन सुविधा CSC पर फीस जमा कराने का टोकन नंबर, ठीक है, आवेदन क्रमांक भी और टोकन नंबर ध्यान में रखें। उपलब्ध संसाधनों एवं सुविधा के आधार पर प्रवेश पत्र संबंधी सूचना आवेदक के ईमेल आईडी एवं मोबाइल नंबर पर भेजी जा सकती है। यानी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भी सही डालें और ये जो है संभाल के रखें, जब प्रवेश पत्र निकालने की समय आएगी तो इनकी आवश्यकता पड़ सकती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक बिंदु मुझे लगा कि आप लोगों को जानना चाहिए, तो उससे संबंधित है। इसके अलावा ऑनलाइन आवेदन वगैरह वो देख लेना, फोटो कैसा लगेगा, वो कितनी साइज का होना चाहिए, ये सारी चीज दे रखी है। ये मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा आपको, OTR प्रोफाइल वगैरह वो सब आप देख लेना, ठीक है ना। अब आ जाते हैं अपन परीक्षा स्कीम पे और पाठ्यक्रम पे कि पाठ्यक्रम क्या है। इन शॉर्ट में आपको समझा देता हूं कि इन शॉर्ट बात यह है साथियों के छोड़ा कुछ भी नहीं है, दिया सब कुछ है, ठीक है। सब कुछ ही दे दिया है, कुछ भी नहीं छोड़ा है पीछे, मेरे हिसाब से तो ये है। क्यों? देखो, प्रश्नों की संख्या होगी 150 और कुल अंक है 300 और 3 घंटे का होगा पेपर, ठीक है, एक ही पेपर है। यहां पे एक ध्यान देने लायक चीज यह है कि इस परीक्षा में नकारात्मक अंकन नहीं किया जाएगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अमूमन पात्रता परीक्षा जो होती है सामान्यतः उनके अंदर नकारात्मक अंकन होता नहीं, नेगेटिव मार्किंग पात्रता में नहीं रखते हैं, ठीक है ना। चाहे नेट है, सीटेट है, रीट है, ये है, ठीक है, तो इनमें ये नहीं होता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, यानी कि सारे के सारे अटेंड करने हैं, ठीक। तो ये चीज यहां पे क्लियर हो गई, पूछने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो क्या सिलेबस में क्या दिया है। राष्ट्रीय आंदोलन के विशेष बल के साथ में राजस्थान और भारत का इतिहास, यानी राष्ट्रीय आंदोलन से सवाल निश्चित रूप से बनने ही बनने हैं, उसको तो तबीयत का पढ़ना है, लेकिन भारत का इतिहास अब इसमें डिटेल भी बताइए कि टॉपिक कौन कौन से, वो बताता हूं। फिर देखो भारत का इतिहास, राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति साहित्य परंपरा विरासत, भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान पर विशेष बल के साथ,
राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, यानी पॉलिटी पढ़नी है, उसमें राजस्थान विशेष रूप से, यानी कि राजस्थान पॉलिटी से प्रश्न निश्चित रूप से और अच्छे आएंगे। भारत की अर्थव्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, तार्किक विवेचन एवं मानसिक योग्यता, यानी कि आपके सारा सब कुछ ही दे दिया है, पूरा पूरा सब कुछ, कुछ छोड़ा नहीं। सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, कंप्यूटर का ज्ञान, और बच्चा लास्ट में करंट अफेयर, करंट अफेयर भी दे दिया। और करंट अफेयर में भी मजे की बात ये करी है कि सिर्फ राजस्थान का या ऐसे नहीं, पूरा दिया है, ठीक है ना, भारत, अंतरराष्ट्रीय, राजस्थान, सब कुछ दिया है। अब देखो मैं डिटेल सिलेबस पर ले जाता हूं आपको, पात्रता का मतलब सिलेबस सब कुछ दिया आपको, आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है। अब देखो जैसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ राजस्थान और भारत का इतिहास है ना, अब इसमें देखो सब दे दिया। इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, ये विशेष रूप से है। 1857 की क्रांति के साथ राजस्थान का योगदान। अब इसमें देखना, एक चीज ध्यान देना साथियों, राष्ट्रीय आंदोलन के विशेष बल के साथ में, यानी कि आपको मुगल सल्तनत, प्राचीन वगैरह वो सब नहीं पढ़ना है, ठीक है ना, गुप्त वगैरह वो नहीं, यानी कि ये जो है ये चीजें दे रखी है, इनको अच्छी तरीके से तैयार करना है। नेहरू युग में सांस्थानिक निर्माण, नेहरू जी का योगदान आ गया। 1857 की क्रांति आ गई, राजस्थान में जनजाति और ये आ गए, ठीक है। भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं आ गई, ये सब मैं बताऊंगा अभी आपको कि आपको कहां से पढ़ना है और किस तरीके से ये चीज करनी है। एक बार सिलेबस देख लो। तो यानी इतिहास के अंदर ये नहीं है कि आप गुप्त, मौर्य वगैरह पढ़ने लगे, मुगल पढ़ने लगे, वो नहीं है। यहाँ पे ये आधुनिक भारत का इतिहास के टॉपिक दिए हैं। राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति में क्या है, सभ्यता वाला टॉपिक आ गया। राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं आ गई, राजवंश आ गए, यानी राजस्थान का इतिहास पूरा ही दे दिया गया है। स्थापत्य कला में किले, स्मारक वगैरह ये आ गए। ये सेकंड ग्रेड वाले जो सिलेबस में चले ना टॉपिक, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट पेपर के अंदर, वो सभी जगह घूम रहे हैं। और मजे की बात की अपने यहाँ पे सारी क्लासें उस चीज की अपलोड है। यदि कोई विद्यार्थी किताब लेने में सक्षम नहीं है, कुछ भी ऐसा कुछ है, वो सीधे यहाँ से देखकर नोट्स बना सकता है और अपने अध्ययन को करके, न सिर्फ अध्ययन करके बल्कि सिलेक्शन ले सकता है। इस लेवल के और इस तरीके से करवाए हुए हैं सारे के सारे, ठीक। तो इनके अंदर आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भारत के भूगोल में क्या है, भौतिक स्वरूप, यानी पहला जो चैप्टर है वो आ गया। जलवायु और मानसून तंत्र, प्रमुख नदियां, बांध, झीलें, ये अफवाह के अंदर आ जाता है पूरा। वन्य जीव एवं अभ्यारण्य, प्रमुख फसलें, कृषि, यानी कि कृषि वाला आ गया, गेहूं, चावल, कपास, ये कृषि वाला क्षेत्र है, ठीक है। और इसके अंदर क्या आ गया, प्रमुख खनिज, लौह अयस्क, खनिज वाला आ गया, ऊर्जा आ गई, और उद्योग आ गए, और एनएच आ गए, ठीक है, आपके राजमार्ग, परिवहन के साधन वगैरह ये आ गए। यानी भारत का भूगोल आपके दिया है, लगभग कुछ ज्यादा छोड़ा नहीं है, लगभग सारा ही इसके अंदर आ रहा है, कवर हो रहा है, ठीक है, ये चीज। फिर राजस्थान के भूगोल में देखो क्या है, पहला टॉपिक हमें जिसके अंदर पहला अपन मानते हैं वही है कि भूगर्भिक संरचना एवं भू आकृतिक प्रदेश, यानी कि परिचय से लगा के आपके राजस्थान का भौगोलिक विभाजन वगैरह वो सब। जलवायु दशाएं, मानसून, आपके पूरा पूरा जलवायु वाला टॉपिक आ गया। अफवाह तंत्र आ गया पूरा, ठीक है। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव अभ्यारण्य आ गए, मृदा आ गई, कृषि आ गई, जनसंख्या आ गई, और जनजातियां अलग से दे रखी है। हालांकि ये जनजातियां इसके अंदर ही आती है, ठीक है ना, कृषि के आंकड़ों से, ये जनसंख्या के आंकड़ों से संबंधित है। धात्विक और अधात्विक खनिज, यानी खनिज वाला टॉपिक पूरा है। ऊर्जा संसाधन है, पर्यटन स्थल है, और यातायात के साधन, यानी कि परिवहन, ठीक है। तो भूगोल भी पूरी कवर हो रही है। राजस्थान पर विशेष बल के साथ में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, यानी राजस्थान स्पेशल है। और भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में क्या है, देखो, संविधान की प्रकृति, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, संघीय ढांचा, संवैधानिक संशोधन, आपातकालीन प्रावधान, जनहित याचिका। स्टार्ट के जो टॉपिक है आपके, ये मूल अधिकार वगैरह, ये नीति निर्देशक तत्व वगैरह, ये सारी क्लासेस इस पे डाली हुई है। आप आराम से पढ़ के भी, छोटी आधे घंटे की क्लासेस पढ़ के आप आराम से निकाल लोगे। आपको किताब की भी मेरे हिसाब से इसमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी, पात्रता आप आराम से निकाल सकते हो। संविधान सभा और संविधान सभा की विशेषता ये भी करवा रखा है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सब करवा रखे हैं, ठीक है ना। एक संसद नहीं करवाया क्योंकि वो सेकंड ग्रेड के सिलेबस में नहीं था। संघीय एवं राज्य कार्यपालिका, निर्वाचन आयोग, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, मुख्य सूचना आयोग, लोकपाल, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, स्थानीय स्वायत्त संस्था, ये तो पूरा ही आपके पॉलिटी से संबंधित आई गए, लगभग कुछ ज्यादा छोड़े नहीं है। राजस्थान की राजनीति, अब ये जो है राजस्थान से संबंधित है पूरा, इसमें आपके राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा वगैरह सब आ गया। इसके अंदर ही पूरी राजस्थान पॉलिटी आ जाती है, पूरी राजस्थान पॉलिटी इसमें आ गई है, ठीक है ना।
देखो सारा ही ले गया, एक पंचायती राज मेरे हिसाब से इन्होंने छोड़ा है, बाकी लगभग दे दिया है सारा। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा, उच्च न्यायालय, आरपीएससी दे दिया, जिला प्रशासन, मानवाधिकार आयोग, एक सिर्फ छोड़ा पंचायती राज है, बाकी ये पंचायती राज यहाँ पे दे दिया, ठीक है। तो ये भी छोड़ा नहीं है, ये ऊपर पंचायती राज यहाँ दे रखा है, तो पढ़ना वही है, ठीक है ना, गीत पूरे गाने हैं। चलिए, भारत की अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था में बजट, बैंकिंग, राष्ट्रीय आय, समृद्धि, विकास, आधारभूत, यानी कि अर्थव्यवस्था भी साथियों, ई कॉमर्स अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग, व्यापार, सब कुछ अर्थव्यवस्था में भी लगभग आपके आ गया है, ठीक है। मैं कह रहा हूं ना, कुछ भी नहीं छोड़ा। अब राजस्थान की अर्थव्यवस्था तो गरीबी, बेरोजगारी और ये सारी परियोजनाएं वगैरह सब कुछ, व्यावसायिक फसलें वगैरह, राजस्थान की भी अर्थव्यवस्था पूरी आ गई है, ठीक। तो तबियत का सिलेबस दिया है वैसे पात्रता परीक्षा के लिए। अब विज्ञान और प्रौद्योगिकी, यानी सूचना प्रौद्योगिकी से विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भी देखे अपन, तो ये सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यानी सूचना प्रौद्योगिकी पहले ही दे दिया है। ये रक्षा प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, उपग्रह, ठीक है। अब ये साइंस के टॉपिक आ गए आपके सारे के सारे, ठीक है। जंतुओं, बाजुओं का आर्थिक महत्व, यानी कि विज्ञान भी पढ़नी है। और कहीं भी अंक निर्धारण नहीं कर सका किया है कि भाई इस चैप्टर में से इतना अंक निर्धारण है, वो कहीं भी क्लियर नहीं है, यानी मिक्स पेपर आना है। तार्किक विवेचन एवं मानसिक योग्यता, ठीक है ना, ये आ गया आपके। रीजनिंग, रीजनिंग आ गई, ये रीजनिंग के टॉपिक आ गए, ठीक है। ये मानसिक योग्यता वाले ये पूरे, और परसेंटेज वगैरह यानी कि मैथ्स वगैरह ये भी सारे इसमें दे दिए हैं। और लैंग्वेज में बात करें तो हिंदी भी है, ये हिंदी के ग्रामर से संबंधित है सारे के सारे, ठीक है। ग्रामर से संबंधित के साथ में राजभाषा की स्थिति वो चीज आ गई, और इसमें कार्यलिपि के प्रकार, पत्र एवं उसके प्रकार, और पत्र वाला वो भी चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा। पारिभाषिक शब्दावली, इनसे प्रश्न बहुत बनते हैं तबियत के। इंग्लिश वाले भी पूरे पूरे, यानी कि अब बताओ मुझे छोड़ा क्या है, कंप्यूटर आ गया। और फिर पीछे बचा आपके करंट, तो करंट के अंदर भी देखो, करंट के अंदर भी है ना, राजस्थान, भारतीय एवं अंतरराष्ट्रीय महत्व की प्रमुख समसामयिक घटनाएं एवं मुद्दे, वर्तमान में चर्चित व्यक्ति, स्थान, संस्थाएं, खेल एवं खेलकूद, सब कुछ ही दे रखा है। अब साथियों इन शॉर्ट यदि बात करें कि अब आपको इसकी तैयारी करनी है, तो 4 महीने है, 4 महीने में इतना सिलेबस कैसे कवर हो यदि नए सिरे से पढ़ रहे हैं, तो देखो समय लगता है इन सब चीजों को कवर करने में। लेकिन अभी जो माहौल बना हुआ है वो परीक्षाओं का बना हुआ है, जैसे कोई रेट की तैयारी कर रहा है, कोई भी वीडियो की करके आया है जो किसी ने और कर रखी है, या कोई सेकंड ग्रेड की कर रहा है, कोई फर्स्ट ग्रेड की कर रहा है। तो इसमें से जो जीके वाले जैसे काफी सारे टॉपिक है, राजस्थान, भूगोल और ये इतिहास, कला, संस्कृति और भारत से रिलेटेड, तो ये कहीं ना कहीं आप लोग पढ़ते हुए आए हो, तो इसका बेनिफिट आपको मिल सकता है। अब जैसे कुछ अर्थव्यवस्था के कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो आपको अलग से पढ़ने होते हैं, ठीक है। अब जैसे मैथ्स, रीजनिंग वगैरह ये कुछ कई लोगों को अलग से पढ़ने होंगे, लेकिन साइंस वालों के ये पढ़े हुए होंगे, तो उनके लिए जीके वाली बात हो जाएगी। तो ये है। यदि साथियों बात करें इसके लिए कि इसके लिए पुस्तकों की आवश्यकता, तो इसके लिए साथियों आपके पास में जब पहले से यदि कोई पुस्तकें पढ़ रहे हैं आप, ठीक है, वैसे इसकी गाइडें वगैरह आएगी मार्केट के अंदर, तो आप पहले से यदि कोई पुस्तक पढ़ रहे हैं तो आपको मेरे ख्याल से कोई पुस्तक की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, क्योंकि पुस्तकें आप ऑलरेडी वो चीज पढ़ रहे हो, वही चीज दूसरी पुस्तक में भी मिल जाएगी, ठीक है ना, वही मिलनी है। या फिर एक सिलेबस के अकॉर्डिंग कोई गाइड आपको जो पसंद आए वो आप लाकर पढ़ भी सकते हो, ताकि एक दिमाग में वही रहे कि ये पढ़नी है। लेकिन वो पढ़ते हैं तो फिर आपके दिमाग में सिर्फ ये रहना चाहिए मुझे सिर्फ ये पढ़नी है। फिर दूसरे के मामले में ये नहीं सोचना है कि क्या पता उस किताब में ज्यादा होगा या उसके नोट्स में ज्यादा होगा, या ये सब बातें दिमाग से निकाल देनी है। अब जिसके जीके ही नहीं पढ़ा हुआ है कि राजस्थान का जीके सर हमारा नहीं पढ़ा हुआ है, या भारत का नहीं पढ़ा हुआ है, या कुछ ऐसी चीजें, तो जैसे राष्ट्रीय आंदोलन है, मैंने करवा रखा है चैनल पे, ठीक है ना, पूरा नोट्स मेकिंग, आप नोट्स बना लो, आपको शायद किताब की आवश्यकता भी नहीं पड़े। राजस्थान पूरा का पूरा करवाया हुआ है, ठीक है। और भारत के भूगोल से संबंधित, विश्व के भूगोल संबंधित, विश्व का दिया नहीं है लेकिन विश्व के भूगोल वगैरह सब कुछ इस पे सेकंड ग्रेड की प्लेलिस्ट उठा के देखना आप सारा ही, ठीक है। और एक रीड क्रैश कोर्स वाली प्लेलिस्ट देखना, 2 प्लेलिस्ट देखनी है आपको, एक तो सेकंड ग्रेड जीके की, ठीक है, सेकंड ग्रेड जीके की, और एक देखना रीड क्रैश कोर्स, ठीक है, ये देखना रीड क्रैश कोर्स की और सेकंड ग्रेड जीके की। इसके अंदर साथियों आपको मोस्ट ऑफ क्लासेस इन सीईटी की ये पूरी की पूरी मिल जाएगी आपको, ठीक है ना। आपको कहीं कोचिंग करने की आवश्यकता महसूस नहीं होगी, और इतने समय में मैं नहीं समझता हूं कि कहीं कोचिंग करना आप लोगों के लिए बेहतर होगा। इतने समय में आप जितना सेल्फ पढ़ लेते हो ना वो ज्यादा बेहतर होगा आप लोगों के लिए। क्यों, एग्जाम तो जनवरी में है,
अब कोचिंग कब करोगे, 6 घंटे 4 घंटे वहां दोगे तो फिर खुद कब पढ़ोगे और परेशान हो जाओगे। इससे बढ़िया है कोई भी एक किताब यदि नहीं है आपके पास तो कोई भी एक गाइड पकड़ लेना जिसके अंदर सारी चीजें हो, आप लोगों को जो मन को भाती हो वो लाना। ऐसा नहीं ओढ़ा ओढ़ी कोई ग्रंथ लेके आ जाओ या कोई जो पसंद नहीं हो दूसरे ने लाई है वो देख कर लिया हो तो भी मतलब नहीं निकलेगा। जो भी आप लोगों को तसल्ली देना वो चीज लेकर आना, और उसके बाद में, और वो भी तब लानी है जब आपके पास में मैटर नहीं है। यदि ये मैटर अन्य किताबों में आपके पास में है तो आपको करना है। एक चीज ध्यान रखना साथियों, 100% कवर करने पे फोकस मत करना, क्योंकि 100% इतना बड़ा सिलेबस आप कवर कर नहीं पाओगे। हकीकत बात यह है, कोई भी है तो यदि मैं ये परीक्षा देना चाहूं तो मैं भी 100% नहीं कर पाऊंगा। तो आपको इनमें से है ना, मेरे ख्याल से आपको इनमें से 70% सिलेबस ऐसा चूज कर लेना है जिसे आप बहुत अच्छे से कर पाओ, 75% के आसपास, ठीक है, 75% के आसपास, 75 से 80 मान सकते हो। ऐसा जो है बिल्कुल सिलेक्ट कर लेना है कि इसे मुझे जो है तबीयत का करना है, और ये मेरा ऐसा हो जाएगा कि इसमें से 75% मैंने सिलेक्ट किया तो मैं इसमें से 70% आराम से लेके आऊं। यदि पूरे को कवर करने जाते हैं ना तो किसी भी पार्ट पे अपन कमांड नहीं कर पाएंगे। मेरी सोच है, हो सकता है कि अन्य किसी विद्वान साथी की या आपकी सोच अलग हो, मेरी सोच है कि 75 से 80% को टारगेट किया जाए तो वहां से जो है अपन इस क्राइटेरिया को पास कर सकते हैं। ये पात्रता परीक्षा है, इसके नंबर कहीं भी जुड़ने नहीं है। पात्रता परीक्षा है, आखिर में मेहनत तो अगली जो भर्ती आएगी उसके अंदर है, यहाँ पे तो आपको पात्रता लेनी है। तो ये इस पे मतलब क्लियर रणनीति लेके चलो तो बढ़िया है। यदि आप इन चीजों, इनकी सबकी एक एक ऑथेंटिक पुस्तक भी मैं तो बता दूं, लेकिन यदि लेने जाओगे तो एक भी कवर नहीं कर पाओगे, एक भी पार्ट कवर नहीं होगा। यहाँ पे आपको सीमित, ठीक है ना आप ऑथेंटिक पुस्तकें पढ़ के नोट्स बना सकते हो, ना मैं आपको यहाँ पे एनसीईआरटी सजेस्ट कर सकता हूं, क्योंकि इतनी एनसीईआरटी 25-30 किताबें हो जाएगी इसकी, और पढ़ना तो संभव ही नहीं है इतने समय के अंदर, उसको पढ़ने के लिए 2 साल चाहिए। तो यहाँ पे बेहतर विकल्प तो यही है कि आप लोगों के पास में ये मैटर ऑलरेडी अवेलेबल है, आपने पढ़ा है, उसी को दोहराओ। दूसरी बात, यदि नहीं है और पूरे सिलेबस पर एक गाइड चाहते हो तो एक गाइड लेके आ जाओ, मात्र एक, ठीक है, उसके अलावा कुछ भी नहीं, एक गाइड ले आओ और उसे ही पढ़ो बार बार, ठीक है, पात्रता उसके दम पे ही निकल जाएगी। और यही है इन शॉर्ट, इस तरीके से ही निकल सकती है। बाकी होड़ा होड़ी भले आप कोई भी कर लो तो उसमें कोई मतलब नहीं है कि समय कम है और सिलेबस बहुत भीम का है, पहाड़ पूरा दे दिया है। तो शुभकामनाएं मेरी आप लोगों के साथ है। और जो विद्यार्थी कहीं कोचिंग करने में सक्षम नहीं है या सक्षम है भी तो भी क्लासेस अवेलेबल है विद ट्रिक्स, नोट्स मेकिंग, पैटर्न, शॉर्ट क्लासेस दे रखी है, आधे घंटे पौने घंटे की, ज्यादा लंबी भी नहीं है, बोर भी नहीं होगे। तो एक बेहतर जो है आप 3-4 महीने में आराम से उसे देखकर आप अच्छी स्थिति में आ सकते हो। ये आप लोगों की चॉइस है, मैंने तो सुविधा उपलब्ध करवा दी है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मेरे कहने पर आप देखो ही देखो, आप लोगों को जहां से मन करे, जहां से इच्छा हो, कुल मिला के अपनी तैयारी करनी है और सिलेक्शन लेना, ये टारगेट होता है। तो पढ़ना टारगेट है, कहीं से भी पढ़ो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। और ये जो है सारी डिटेल बताने के लिए ही आज का वीडियो बनाया था। यदि कोई कमी रही है तो कमेंट करके बता देना, अपन देख लेंगे। और ये जो सिलेबस की पीडीएफ है साथियों, ये मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। अपने जो यूट्यूब चैनल का नाम है वही टेलीग्राम चैनल का भी नाम है, और हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा है। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है, और सारी क्लासेस अवेलेबल है। और भी रीट का जैसे बैच चल रहा है तो और भी क्लासेस आएगी अंदर, तो हो सकता है आप सीईटी की तैयारी करने वालों को भी बहुत सारी हेल्प मिल जाएगी, ठीक है साथियों। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।